नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, कल रात राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए और एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। नीतीश कुमार, नितिन नवीन भी चुनाव जीते। उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश राम, रामनाथ ठाकुर। आरजेडी या यूं कहें महागठबंधन, जिसे बसपा और ओवैसी की पार्टी का समर्थन भी प्राप्त था, उनके उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह चुनाव हार गए। वजह यह रही कि कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक मत देने नहीं आए, तो जीत हार का फैसला हो गया। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया। मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को जानकारी तो है, लेकिन जानकारी होने के बाद भी उन्होंने ऐसा राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया जिससे बिहार की जनता, जो राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया को नहीं जानती है, मतगणना के नियमों को नहीं जानती है, वह दिग्भ्रमित हो गया। देखिए, तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि हमारे प्रत्याशी आरजेडी के अमरिंदरधारी सिंह को 37 वोट्स मिले और भाजपा के प्रत्याशी शिवेश राम को 30 मत मिले। इसके बाद भी एडी सिंह को पराजित कर दिया गया, शिवेश राम को जीत दिला दी गई। यह प्रथम वरीयता के मत थे। फिर दूसरी वरीयता के मतों से नतीजे आए, यह हम और आप जानते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद आज सुबह भी हमसे कई लोगों ने पूछा यह कैसे हुआ। अब मैं कितनों को बताता। देखिए, अमरिंदरधारी सिंह जो चुनाव हारे, उनका बयान जो था वह समझदारी भरा बयान था। उन्होंने विधानसभा परिषद से निकलते हुए जब पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब अपनों ने ही गच्चा दे दिया तो प्रोटेस्ट क्या करना। तो आज हम अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारे और आपके कार्यक्रम से बिहार के जो दर्शक हैं हमारे आपके, वह ज्ञानवर्धन भी करते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, सब कुछ का। तो उन्हें यह समझाइए कि अमरिंदरधारी सिंह को 37 मत मिले और शिवेश राम को 30 मत मिले, इसके बाद भी शिवेश राम कैसे जीत गए और अमरिंदरधारी सिंह कैसे हार गए। क्या तेजस्वी यादव ने सच जानते हुए झूठ बोला, जिसके कारण यह पॉलिटिकल कंफ्यूजन पैदा हुआ, इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल पैदा हुआ। हार के बाद तेजस्वी यादव कल रात को ही कोलकाता के लिए उड़ गए थे। तो पहले इसको समझे, फिर समझेंगे कि नीतीश कुमार स्वयं प्रमाण पत्र लेने क्यों नहीं गए। जी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें एक बार तो जो चुनाव की प्रक्रिया है हम लोग पहले बता चुके थे कि वोट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब नंबर ऑफ वैकेंट सीट प्लस 1 और उससे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टोटल एमएलए को और उसमें प्लस 1 करके एक आंकड़ा निकलता है और वो राउंड फिगर में होता है। जैसे अभी 5 वैकेंसी थी तो और टोटल विधायक 243 हैं, तो आपने 243 में 5 + 1 से आपने भाग दिया, 6 से भाग दिया, 40 का आंकड़ा आया और प्लस 1 करके आपने 41 से हम लोग निकालते हैं कि 41 वोट चाहिए थे। ये तो हम लोग पहले बता चुके थे। अब जो इस बार कल की वोटिंग में जो हुआ है उसको, उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट और सेकंड प्रेफरेंस के वोट और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझने की बात है, और सरप्लस वोट कैसे ट्रांसफर होता है। यहाँ पर तेजस्वी यादव बड़ी होशियारी कर गए, उनको पता थी, वो जानते थे कि क्या हुआ है, तो वहां उन्होंने बड़ी होशियारी से ये बात छिपा ली ताकि कंफ्यूजन हो, जनता को हम ये मैसेज कर सकें कि हमको जबरदस्ती हराया गया है और आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, आपकी सहयोगी पार्टी को नहीं संभाल पाए, इस पर पर्दा पड़ जाए। चूंकि आप जानते हैं कि जो आजकल किसी भी पार्टी के अंधभक्त हैं वो अपनी आंख पर पट्टी बांधे रहते हैं, वो कोई स्पष्ट चीज नहीं देखना चाहते हैं। उनका नेता जो कहता है उसके पीछे भागते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आरजेडी को हो, चाहे कांग्रेस किसी का हो, देखा किसी भी पार्टी का, वो अंधभक्त है तो वो सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, उसका नेता जो कहेगा उसके पीछे भागेगा। जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं ना कि भाई कौवा कान ले गया तो आप कान देखना चाहिए पहले, लेकिन अपने यहाँ के कौवे के पीछे भागने का भी चलन है। तो नेता ने कह दिया ये तो फिर वही बात है। तो ये इस वजह से ये कंफ्यूजन हुआ। अब इसके 2 पहलू हैं। जो पूरा कल का जो वोटिंग का प्रोसेस है जो आपने समझाने को कहा, पहले तो ये हुआ कि 41 वोट गिन के रखे हुए थे महागठबंधन ने, उनको अगर 41 मिल जाता तो वो चुनाव जीत जाते। उनके 4 वोटर्स नहीं आए वोट डालने, 3 वोटर कांग्रेस के, जिनका नाम हम लोग कल बता चुके हैं, मनोज विश्वास, मनोहर सिंह और सुरेंद्र कुशवाहा। ये 4 लोग नहीं आए, 3 लोग नहीं आए और एक आरजेडी के फैसल रहमान।
तो उनका वोट घट के आ गया 37। ये एक अच्छी बात है कि उनको 37 का 37 वोट मिला। महागठबंधन के पास 35 विधायक है लेकिन 37 वोट मिला। तो बिल्कुल। पहली वरीयता के उनके 37 वोट उनको मिल गए और इन विधायकों की संख्या के अलावा उनके पास दूसरा कोई विधायक नहीं था, इसलिए उनको सेकंड प्रेफरेंस का एक भी वोट नहीं मिला। उनके यहाँ उनके बैलेट में कोई सेकंड प्रेफरेंस नहीं दिया गया। दूसरी ओर जो वोट पड़े 202 वोट, वहां भी पूरे के पूरे 202 वोट पड़ गए। वोट इधर ही कम हुए, वहां 202 वोट पड़ गए। लेकिन जीतने के लिए 41 वोट की जरूरत थी। वहां का जीत सुनिश्चित करने के लिए जब बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो हर बार 1 या 2 या 3 ज्यादा वोट अलॉट किए जाते हैं। तो वोट अलॉट कर दिया गया। नीतीश कुमार को 41 की जगह 44, नितिन नवीन को 41 की जगह 44 और रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को 41 की जगह 42। इन दोनों को एक एक वोट दिया, अतिरिक्त वोट दिया गया। इसमें एक सरप्लस वोट का एक थ्योरी होती है कि जब जैसे ही वोट की काउंटिंग शुरू होगी और पहला कैंडिडेट उसको 41 वोट आया, उसको जीता हुआ मान लिया गया कि 41 वोट आ गया, ये जीत गए। और उनका जो बचा हुआ 3 वोट था, जो नीतीश कुमार और नितिन नवीन के मामले में हुआ, उनका जो बचा हुआ वोट था 3-3 वोट, वो उनके बैलेट पेपर पर जिसका नाम सेकंड प्रेफरेंस के लिए लिखा गया था उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो उनके बैलेट पर सेकंड प्रेफरेंस में शिवेश राम का नाम लिखा हुआ था। हर बैलेट में 164 बैलेट में लिखा गया होगा। अब एग्जैक्ट नंबर हम लोग के सामने नहीं है कि कितने बैलेट में सेकंड प्रेफरेंस पर शिवेश राम का नाम था, लेकिन हर कैंडिडेट को, हर विधायक को यह कहा गया था कि आप अपना पहला वोट जिसको अलॉट है उसको दीजिएगा और सेकंड प्रेफरेंस शिवेश राम लिखिएगा। तो मान हम अगर नीतीश कुमार की ही सिर्फ बात करें तो उनको 41 वोट आया, वो जीता हुआ मान लिया गया। उनके बैलेट पर, उनके जो 44 बैलेट थे, उन 44 बैलेट पर सेकंड प्रेफरेंस लिखा हुआ था शिवेश राम। तो उनके जो एडिशनल सरप्लस 3 वोट बचे 41 के ऊपर, वो ट्रांसफर होंगे शिवेश राम को। इसी तरह से नितिन नवीन के बैलेट पर जो 3 एडिशनल वोट मिले 44-41 के ऊपर, तो वो 3 वोट भी शिवेश राम को ट्रांसफर हुए। इसी तरह रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को जो 42-42 वोट मिले, उनका भी एक एक वोट ट्रांसफर हुआ सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को। तो इस तरह से 8 वोट ट्रांसफर हो गए सेकंड प्रेफरेंस के कैंडिडेट को। 8 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट ट्रांसफर हुए सेकंड प्रेफरेंस के कैंडिडेट को, जो शिवेश राम है। तो 30 से 38 वोट 30 से 38 हो गया। लेकिन अब यहाँ एक टेक्निकलिटी समझना जरूरी है। बिहार के लोगों को तो और समझना चाहिए, चूंकि ज्ञानी लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले और हर जगह बहस करने वाले, आर्गुमेंटेटिव बिहारी होते हैं। मतलब अमर्त्य सेन ने आर्गुमेंटेटिव इंडियन कहा, हम लोग आर्गुमेंटेटिव बिहारी बोलते हैं। वो हर चीज पर बहस करते हैं बिहार के लोग। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये अगर ये जो 3 वोट नीतीश कुमार का एडिशनल हुआ, वो सीधे 3 वोट नहीं ट्रांसफर होता है। अच्छा, वो होता है, वैल्यू 3 वोट का होता है, लेकिन वो ट्रांसफर फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन में इसलिए होता है क्योंकि वोट तो मान लीजिए कि अलॉट है 44 वोट नीतीश कुमार को। अगर सीधा 3 वोट ट्रांसफर कर रहे हैं सेकंड प्रेफरेंस वाले शिवेश राम को, तो वो किन 3 लोगों का वोट होगा? अच्छा, ये कौन तय करेगा कि किन 3 लोगों का वोट ट्रांसफर किया जाए? मान लीजिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि नितिन नवीन के को 44 वोट मिले हैं, उसमें एक वोट नितिन नवीन का भी है, अपना वोट भी है। तो क्या नितिन नवीन का वोट ट्रांसफर हो सकता है शिवेश राम को? नहीं ट्रांसफर होना चाहिए है ये। इसलिए फ्रैक्शन वाला सिस्टम निकाला गया है कि फ्रैक्शन में वोट ट्रांसफर होता है। फ्रैक्शन में वोट कैसे ट्रांसफर होता है, उसका क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला ज्ञानेश्वर जी ये है कि अगर 44 लोगों ने नीतीश कुमार को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट किया है और 3 वोट अगर बढ़ रहे हैं और 3 वोट ट्रांसफर करने हैं सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को, शिवेश राम को, तो उनके हर वोटर का, हर विधायक का 44वां हिस्सा ट्रांसफर होगा सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को। अच्छा, तो वो वोट हर कैंडिडेट का 44वां हिस्सा ट्रांसफर किया जाएगा। तो टोटल वोट ट्रांसफर 3 ही होंगे उनको, लेकिन वो हर कैंडिडेट में से थोड़ा थोड़ा निकल के जाएगा। ये नहीं होगा कि किसी 3 आदमी का वो ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी 3 आदमी का वो ट्रांसफर कर दीजिएगा। रैंडम आप उठे कि नीतीश कुमार को इन लोगों ने 44 लोगों ने वोट किया, इसमें से किसी 3 आदमी का वोट शिवेश राम को ट्रांसफर कर देंगे, नहीं होगा। सभी 44 लोगों में से बराबर बराबर वोट निकाल करके उनको ट्रांसफर होगा। 3 ही वोट ट्रांसफर होगा, लेकिन वो 44 लोगों में से। और उसका फॉर्मूला क्या है कि जो 3 एडिशनल वोट है, उस वोट को आप पहले डिवाइड करेंगे जो नंबर ऑफ वोट चाहिए है जीतने के लिए, मतलब 41, और जो फ्रैक्शन आएगा उतना फ्रैक्शन वोट आप ट्रांसफर करेंगे। जब उसको 41 से गुना करेंगे तो फिर वही नंबर आएगा जो 3 का नंबर है। लेकिन ये टेक्निकल मामला है, इसलिए इसको समझना चाहिए है कि सीधे सीधे 3 वोट नहीं ट्रांसफर होता है, फ्रैक्शन में ट्रांसफर होता है। वैल्यू 3 वोट के बराबर होता है। हम यही समझना चाहते हैं अजीत जी, हम यही समझना चाहते हैं कि देखिए 44 वोट अलॉट किए गए नीतीश कुमार को, 44 वोट अलॉट किए गए नितिन नवीन को, 42 रामनाथ ठाकुर को और उपेंद्र कुशवाहा को। क्या बीजेपी जेडीयू, क्या सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, संजय झा, ललन सिंह जो लोग हैं, उन्हें यह पता था
कि आरजेडी और कांग्रेस के इतने विधायक एब्सेंट होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने शिवेश राम को सिर्फ 30 प्रथम वरीयता के मत आवंटित किए। यदि उनके 41 आ गए होते तो ये तो शिवेश राम हार ही जाते, इनके पास सिर्फ 30 होता। तो क्या इन्हें पहले से पता था? जो डिजाइन किया गया था, जो यह कह रहे हैं फैसल रहमान, मैं माता जी की बीमारी के कारण नहीं आया, जो कह रहे हैं सुरेंद्र कुशवाहा कि मुझे उम्मीदवार को लेकर परेशानी थी, वह कह रहे हैं कि भाई दीपक यादव को मैं उम्मीदवार बनाना चाहता था, कैसे एडी सिंह को बना दिया गया। मनोज विश्वास अलग बात कह रहे हैं कि भाई किसी ने पूछा ही नहीं, नेता को नहीं पूछा। तो ये तमाम बातें आ रही, तो क्या ये सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और संजय झा, ललन सिंह ने पहले से यह जानकारी हासिल कर रखी थी कि ये 4 नहीं आएंगे, और 4 नहीं आएंगे तो सेकंड प्रायोरिटी के मत गिने जाएंगे और शिवेश राम चुनाव जीतेंगे, चाहे 30 से लौट करे चाहे 29 से लौट करे? देखिए, इसमें दो बातें हैं ज्ञानेश्वर जी। एक जी तो उनको ये पता था, जैसे हम सब लोग जानते हैं, कि अगर सरप्लस वोट होगा तो वो उनको ट्रांसफर हो जाएगा। जी इसलिए उनको अपना वोट पता था, कि उनको पता था कि हमारे पास 38 वोट बच रहे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, हम्म और वो 38 वोट हमारे कैंडिडेट को मिलेंगे, हम्म ये उनको पता था। और वो हम्म, अब डायरेक्टली 38 मिल जाए या वो सरप्लस वोट ट्रांसफर होकर के मिल मिले, जाए, इससे जी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम्म, आप ना कैसे छुए या ना घुमा के छुए, जो हम लोग यहाँ कहा जाता है कि आप डायरेक्टली अलॉट करने के बदले आपने नीतीश कुमार का सम्मान किया, नितिन नवीन का सम्मान किया, कि उनको रिक्वायर्ड वोट से ज्यादा आपने अलॉट किया, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली ये वोट जो है ट्रांसफर होकर के, और ये एडिशनल वोट होगा, सरप्लस वोट होगा, जो ट्रांसफर होकर के सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को चला जाएगा। तो जी उनको पता था कि हमारा कैंडिडेट से मतलब वोट ट्रांसफर होकर के उसके पास आएगा सरप्लस वोट, वो 38 हो जाएगा उनका। हम्म, अब उनको 38 से ज्यादा नहीं होने देना था सामने। जी अगर बिल्कुल। अगर उनको 41 आ जाता, तब तो हम्म आपके 38 भी आते तो आपको हारना ही था। हम्म, मतलब अगर सीवेश राम को 38 आते और उनके 4 लोग अगर आ गए रहते, उनका 41 हो जाता, तब तो फर्स्ट प्रेफरेंस के 41 वोट पूरे हो गए, वो चुनाव जीत ही जाते। वहां तो फिर कोई बिल्कुल। सेकंड प्रेफरेंस के वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी तो उनको जो आप कह रहे हैं, ये पक्का पता था कि 4 लोग नहीं आने वाले। हम्म, हो सकता है कि उन्होंने डिजाइन किया हो कि 5 लोग नहीं आने वाले हैं, हो सकता है 4 लोगों को डिजाइन किया हो, एक आध अवैध करना हो जो नहीं हुआ हो, लेकिन जी ये उनको ये पक्का पता था कि 4 लोग नहीं आएंगे, और अच्छा। फर्स्ट प्रेफरेंस का एक वोट ज्यादा होगा। और हम्म फर्स्ट प्रेफरेंस का इसके 38 से अपना उनका एक कम करना था, तो वो उन्होंने कर दिया। तो फर्स्ट हम्म, प्रेफरेंस के वोट में भी सीवेश राम जीत गए। अब बिल्कुल। उसके बाद उतने पर जीता हुआ नहीं माना जाता है, क्योंकि आपको 41 पूरा करना होगा या 41 से ज्यादा ले जाना होगा, जी जो रिक्वायर्ड वोट है। तो हम्म इनका तो नहीं हुआ, इनका 37 पर आ गया, और उनका भी 38 पर रुका हुआ था। तो जी 38 पर जीता हुआ नहीं घोषित किए जाते। फिर उनको हम्म, जो 164 लोग, जो लोग, जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को दिया, उन्होंने अपने बैलेट पर सेकंड प्रेफरेंस का वोट दिया हुआ था सीवेश राम को। शिवेश राम। तो वो, हाँ, वो 38 मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट में भी एक वोट से लीड किए वो, और जी सेकंड प्रेफरेंस के वोट का एक वैल्यू निकाल करके, और वो वैल्यू ऐड किया गया सीवेश राम के वोट में, और उनको जीता हुआ घोषित किया गया। वो वैल्यू ऐड करके एक नंबर, बड़ा नंबर होना चाहिए है। हम्म मोटे तौर पर वो नंबर हमारे, हम एक कहीं से हमने बात की तो पता चला कि 4202 उसका वैल्यू बना है, मान जो शिवेश राम के वोट मिले हैं, और इनके वोट का वैल्यू 3700 बना है। तो जी इस वजह से ये जो है चुनाव हार गए हैं। और वो 4202 वोट का वैल्यू भी एक होता है। देखिए, हम्म हर विधायक के वोट की एक वैल्यू होती है ज्ञानेश्वर जी। जैसे बिहार में राष्ट्रपति एक, चुनाव में होता है। हाँ, जैसे- बिहार हम्म की एक एक वोट के विधायक, एक विधायक के वोट की वैल्यू 37 या 38 मानी जाती है, जी जो टोटल आबादी से डिवाइड करके, टोटल आबादी को नंबर ऑफ एमएलए की से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो वो हम्म, वैल्यू 37 के करीब आता है एक वोट का वैल्यू। तो उस हिसाब से किया गया या किस हिसाब से किया गया, वो कैलकुलेट किया गया। शिवेश राम के वोट का वैल्यू 4202 है, और जी इनके एडी सिंह के वोट का वैल्यू 3700 है। मतलब हम्म 500 वोट का वैल्यू, 500 वैल्यू ज्यादा था वोट का, और इस वजह से जीते हैं। और फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट में भी एक वोट से जीते हैं। सेकंड प्रेफरेंस का वोट उनको बहुत ज्यादा मिला है, एडी सिंह को एक भी नहीं मिला है, और दोनों के वोट के वैल्यू में बड़ा अंतर है, इसलिए जीते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर तेजस्वी यादव ने यह कंफ्यूजन क्यों किया कि भाई भाई मैं मुझे तो मतगणना में भी जाना पड़ा, मैं तो चला आया था। और देखिए इसके बाद जब परिणाम आए तो तेजस्वी यादव कोलकाता के लिए उड़ गए, मातम पुरसी के लिए भी एडी सिंह के पास नहीं गए। एडी सिंह ने तो कह दिया कि जब अपनों ने ही गच्चा दिया तो मुझे क्या शिकायत करनी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसी शिकायत की, ऐसा सच बोला, ऐसा झूठ बोला, सच तो है ही नहीं, कि पूरे बिहार के लोग कंफ्यूज हो गए कि राज्यसभा के चुनाव में भी खेला कर लिया। इसमें कोई खेल नहीं। और कैसे काउंटिंग में बैठा जाता, अगर आप जाते, आप एक नेता होते,
जी, 78 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल रात ज्ञानेश्वर जी बिल्कुल 1 बजे मैं रात वही तक कह बैठे हैं काउंटिंग सेंटर पर, 1 बजे जी, रात तक हुँ, काउंटिंग सेंटर पर बैठे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के एक बुजुर्ग ने उस रात तक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को, कहा हुँ, कि हमारे अभिषेक सिंघवी जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और लिटरली लड़ाई करके वहां बीजेपी का एक वोट इनवैलिड कराया। और हुँ, तब कांग्रेस पार्टी के करमवीर बौद्ध जो हैं वो हुँ, 0.33 वोट से जीते हैं। जी, 0.33 वोट से जीते हैं। हुँ, और इसके लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, कांग्रेस के 4 वोट इनवैलिड हो गए, 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, और हुँ, एक और कैंडिडेट, एक और उम्मीदवार का वोट इनवैलिड हो जाता कांग्रेस का, जो कर दिया गया था, उसके लिए लड़ाई लड़के उसको इनवैलिड नहीं होने दिया गया। और बीजेपी का एक वोट जो जेन्युइनली इनवैलिड हो रहा था उसको इनवैलिड कराया गया, और तब 0.33 वोट से जीत करके आई। इस तरह से लड़ना होता है। आप अगर कह रहे हैं कि आप गए काउंटिंग में और चले आए, तो ये क्या हुँ, चले आए जाकर? आप बिल्कुल, काउंटिंग में अगर अगर आपको पता होता, आप इस बात को लेकर के मुतमईन होते, एकदम कॉन्फिडेंट होते कि हाँ हम जीत रहे हैं और उधर किसी तरह की धांधली हो रही है, तो थोड़े हो जाती धांधली। आपके जी, पास भी कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी हैं, आप भी चुनाव आयोग को डेलीगेशन भेजते, आपके दिल्ली के एमपी जाते लोग वहां और जाकर के कहते कि ये गड़बड़ी हो रही है, तो कोई गड़बड़ी हो नहीं रही थी। हुँ, ये झूठ मूठ का एकदम मत, ये एक विवाद खड़ा करने की एक जो प्रवृत्ति बन गई है। आप विधानसभा चुनाव भी इस बुरी तरह से हारे, आपको सिर्फ 25 सीटें आई, 202 सीट जो जीता है उसको आप कह रहे हैं कि ये लोग धांधली करके जीत गए, रुपया बांट के जीत गए, 10,000 वोट से जीत गए। आप उतने बड़े मैंडेट को भी नकारते हैं। ये बिल्कुल, कितना खराब मतलब तरीका। हम ये नहीं कह रहे कि चुनाव आयोग बहुत परफेक्ट है, चुनाव आयोग बहुत तरह की गड़बड़ियां करता है, हुँ, लेकिन बिहार के चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, कोई राज्यसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन राहुल गांधी को देखिए या तेजस्वी यादव को देखिए, कोई एटम बम फोड़ रहा है, कोई हाइड्रोजन बम फोड़ रहा है, और आप झूठ में जनता को बरगला रहे हैं कि हमसे जनादेश लूट लिया गया। बिल्कुल, ये एकदम ये गलत प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति से आप संस्था की साख तो बिगाड़ ही रहे हैं, लेजिटिमेटली चुने गए लोगों की साख पर भी, उनके चुनाव पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। हुँ, ये एक जिम्मेदार पद पर है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए है। उनको जनता को बताना चाहिए कि हाँ ये नंबर्स थे, ये कैलकुलेशंस था, और आपके 4 एमएलए नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से अमरेंद्रधारी सिंह हार गए। अमरेंद्रधारी सिंह को जिस वोट का जुगाड़ करना था वो उन्होंने कर लिया था। बिल्कुल, उन्होंने एआईएमआईएम के 5 विधायक और बसपा के 1 विधायक के वोट का इंतजाम कर लिया था। हुँ, बाकी महागठबंधन के नेता आप हैं, उसके विधायक दल के नेता आप हैं, आपको 35 वोट डलवाना था, उस 35 वोट में से 4 वोट आप नहीं डलवा और सके। ये देखिए अब बड़ी तो नाकामी बातें है, आ इसको रही है, स्वीकार तो करना चाहिए। अब तो बातें डिकोड हो रही है अजीत जी कि देखिए अमरिंदरधारी सिंह इसलिए चुनाव लड़ने को तैयार हुए कि दिल्ली में ओवैसी से उनके निजी रिश्ते बहुत अच्छे थे बिल्कुल। और ओवैसी ने कहा था कि अमरिंदरधारी सिंह को उम्मीदवार बनाइएगा तो हम अपने सभी 5 उम्मीदवारों का विधायकों का मत दिलवा देंगे। इसलिए अमरिंदरधारी सिंह उम्मीदवार बने। तो अमरिंदरधारी सिंह के साथ तो सच में अपनों ने गच्चा कर लिया और देखिए हाँ, अब महागठबंधन की पोल खुलने लगी। देखिए हमने सुबह में भी पोस्ट किया था कि यह कैसा महागठबंधन है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव से बात नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव राहुल गांधी से बात नहीं करते हैं। राज्यसभा चुनाव में होना क्या था? और देखिए कांग्रेस में राजेश राम, अखिलेश सिंह और पप्पू यादव में कोई संवाद नहीं। कृष्णा आलावरू पहुंचे नहीं। हमें किसी ने बताया कि कल अखिलेश सिंह का फोन राजेश राम नहीं उठा रहे थे, जबकि मोर्चे पर अखिलेश सिंह थे। हैं? और तेजस्वी यादव कहें या अखिलेश सिंह कहें, राजेश राम कहें, राहुल गांधी कहें कि उनका विधायक उनके लिए भी उपलब्ध न हो, वह अपना मोबाइल बंद कर ले और आपके पास ऐसा कोई स्रोत नहीं हो कि आप उसे तलाश सकें, तो यह कैसा नेतृत्व है? यह कैसा वही तो। नेतृत्व? जी, हाँ, क्या क्या नेतृत्व है आप। और वो ठीक बात कही आपने कि वो जो 6 वोट थे जो अमरिंदरधारी सिंह ने मैनेज किए, तो 6 मिल गए जो बाहर के बिल्कुल, वोट थे। तेजस्वी बिल्कुल। यादव बड़ी शान से कह रहे थे कि हमारे पास तो 35 ही वोट था, लेकिन जी, हम सरेंडर करके नाक रगड़ने के बदले हमने लड़ना कबूल किया। तो हुँ, आपने लड़ना कबूल किया जिन 6 वोट के दम पर, वो 6 वोट तो आपको मिल गए। हुँ, आपके अपने जो 35 वोट हैं उसमें से 4 वोट नहीं मिले। हुँ, तो आपका महागठबंधन तो अब 31 ही कैंडिडेट, 31 आदमी का ही रह गया ना, 31 विधायक का ही जी, महागठबंधन रह गया ना, हुँ, 35 का तो महागठबंधन रहा नहीं। और बिल्कुल, राजेश राम की बात आज ही हम उनकी बाइट सुनी हमने, वो कह रहे थे कि हम 13 तारीख तक सारे विधायक हमारे संपर्क में थे। तो हुँ, जब 13 तारीख को आप विधायक आपके संपर्क से बाहर हुए, तो आपने आदमी दौड़ाया उनको खोजने के लिए, पकड़ने के लिए कि वो लोग कहाँ गए। हुँ, उनके आसपास के लोगों को खोजा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी को भेजा। 13 तारीख से अब खुद कबूल कर रहे हैं कि 13 तारीख तक संपर्क में थे, उसके बाद संपर्क में नहीं है। तो जब 13 से संपर्क में नहीं थे 16 तारीख तक, तो 3 दिन आपने क्या किया, कैसे खोजा? बिल्कुल,
बिल्कुल। तो ये एकदम विफलता है, मैनेजमेंट की विफलता है, पार्टी के प्रति निष्ठा की कमी है। आपके विधायकों में ये भी जाहिर हुआ, और जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, चाहे कृष्णा आलावरू हो या राजेश राम हो, उनके नेतृत्व में कोई भरोसा नहीं रह गया है वहां के विधायकों का। वो उनको नहीं, अपना आप नेता नहीं कभी मानते। देखिए ना, अमरेंद्रधारी सिंह हार कर गए, घर गए, पाटलिपुत्रा कॉलोनी गए, और देखिए कोई उनसे पूछने गया, कुशल क्षेम जानने गया, बिल्कुल। चले गए नेता कलकत्ता। तो यदि हम्म। इस तरीके से जो आदमी मजबूती से चुनाव लड़ा, जिसने अपने संसाधन लगाए, सब कुछ खोला, यदि आप पूछ भी नहीं रहे हैं, तो फिर तो बिहार में एनडीए हमेशा परचम लगाता रहेगा। इस तरह आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, ना आपकी हिम्मत होगी और न कांग्रेस की हिम्मत होगी कि वो अपने 3 विधायकों को छेड़ दे, और आपकी भी हम्म। हिम्मत नहीं होगी कि फैसल रहमान को छेड़ दे। अब वो ढाका जाएंगे तो जनता कैसा स्वागत करती है, मनोज विश्वास का कैसा लानत प्रणाम होता है, ये अलग बात है। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही छेड़ेंगे तो आपका नेतृत्व जो है, नेता प्रतिपक्ष का जो कहे जाते हैं, वह भी, क्योंकि सरकार बदलने वाली है, सरकार बीजेपी हम्म। की आने वाली है। भाई बंगला तो इसलिए बच गया क्योंकि नीतीश कुमार की जानकारी के बिना वह आदेश हो गया था। खैर चलिए, तो ये महागठबंधन की बात हो गई। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए अजीत जी। और नीतीश कुमार वैसे नेता जो राज्यसभा के दूसरे चुनाव में हम देखते रहे हैं कि जब जीत की घोषणा होती थी, तो वह दूसरे उम्मीदवारों, अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े होकर फोटो सेशन कराते, विक्ट्री साइन दिखाते थे। कल वह कलेक्ट्रेट घूमते रहे और रात को सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गए। सुबह उन्हें जाकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सर्टिफिकेट दिया। क्या यह फिर से जाहिर नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार प्रसन्न नहीं है राज्यसभा जाने के फैसले से जो उनसे कराया गया? वह अभी बिहार में रहना चाहते थे। देखिए, दूसरी बात बिल्कुल। यह कही जा रही है कि भाई फैसला आया 7:30 बजे के बाद, रात के 9 बज गए, 10 बज गए जब सर्टिफिकेट, और नीतीश कुमार तो इधर के दिनों में 6:30 बजे के बाद ऊपरी तल्ले पर चले जाते हैं सोने, तो फिर वे जाते कैसे? लेकिन नीतीश कुमार की भाव भंगिमा भी, जब संजय झा दे रहे थे सर्टिफिकेट, तो प्रसन्नचित्त होना या कुछ होना यह दिख नहीं रहा था। देखिए, अब हम आप जानते हैं, और बिहार जी, के सारे लोग जानते हैं, देश का आदमी भी जानता है कि किसी मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजिएगा तो उसमें खुश होने की क्या बात है उसके लिए। बिल्कुल। ये तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं ना कि भाई जी, मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने सैकड़ों लोगों को राज्यसभा भेजा, उनके उनके पसंद से इतने वर्षों से वो राजनीति कर रहे हैं और बड़े नेता रहे हैं, तो उनके लिए राज्यसभा जाना कोई बड़ी खुशी की बात तो है नहीं, बल्कि ये हुँ, तो दुख की बात है कि उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। बिहार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। उनकी बिल्कुल। सारी राजनीति तो मुख्यमंत्री बने रहने की थी ना। वो जी, तो कहीं प्रधानमंत्री बनने की रेस में एक समय लोग रखते थे, लेकिन उससे ज्यादा प्यार उनको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से था। हुँ, उन्होंने कहा इंडिया ब्लॉक में बार्गेन किया कि हमको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दीजिए। वो तो संयोजक बनाने की बात हो रही थी, वो तो नहीं कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बना दीजिए। वो बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि वो भी जब तक है, लोगों ने मैंडेट, लोग जब तक उनको दे रहे हैं, तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। और इस हुँ, बार भी लोगों ने उनको मैंडेट दिया था, और निश्चित रूप से 14 नवंबर 2025 के बाद वो बहुत ही आश्वस्त रहे होंगे कि इतना मैसिव मैंडेट हमको मिला, अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब तो हम यहीं रहेंगे। हुँ, तो ये तो उनके लिए निश्चित रूप से दुख की बात है कि उनको वहां से मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं थी कि वो सर्टिफिकेट लेकर के विक्ट्री साइन दिखाते। ठीक है, ये कब उनको कह दिया गया है, अब उनको जाना है। जो हम हुँ, लोग पहले कह चुके हैं कि भाई वो अपने मन से नहीं जा रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है। हुँ, जहां तक सर्टिफिकेट लेने नहीं जाने का है, एक तो कारण आपने बता ही दिया। हालांकि उस कारण को भी वो ओवरकम कर सकते थे। हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल। जब जिस दिन होली के दिन वो रात में 8 बजे 10 बजे रात तक बैठे रहे नीचे, गप अपना बातें होती रही, जो जिसके अगले दिन उनको नॉमिनेशन कर रहा था, जी, नहीं गए थे ऊपर वो। हुँ, और दूसरी बात ये भी है कि आमतौर पर इतना बड़ा नेता अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं जाते हैं लोग। हुँ, नॉमिनेशन भरने जाना तो मजबूरी है। देखिए, जी, प्रधानमंत्री भी कभी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के सर्टिफिकेट नहीं लेते, हमको नहीं ध्यान है, नहीं जाते हैं लेने। पहला हुँ, चुनाव भी उन्होंने जो जीता था, तो वो उनके इलेक्शन एजेंट थे पूर्णेंदु भगत, काकू भाई जिनको लोग कहते हैं, उन्होंने जाकर के सर्टिफिकेट लिया था जी, वहां से, कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर से। तो ये हुँ, हो सकता है कि अब वो ऐसी ऐसी प्रक्रिया हो कि जो आपका ऑथराइज्ड व्यक्ति है जाके ले लेगा, तो उन्होंने ले हुँ, लिया, संजय झा हुँ, ने ले आकर के दे दिया। ये नीतीश कुमार के लिए कोई खुशी की बात नहीं है, और बिहार के ज्यादातर लोगों के लिए भी कोई बड़ी उत्सव मनाने की चीज नहीं है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार के लिए खुशी की बात नहीं है, लेकिन विपक्ष के लिए अवसर था, और विपक्ष इस अवसर को भी नहीं बिल्कुल। भुला पा रहा है। और बीजेपी आगामी सरकार, नई सरकार की तैयारी, देखिए आज मैं भी दिल्ली आया हूँ, और एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर जो लोग भी मुझसे मिले और हवाई जहाज में जो भी मुझसे मिले, वह बिहार की नई सरकार के बारे में जानना चाह रहे हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री के
बारे में जानना चाह रहे हैं और विपक्ष की भूमिका के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो विपक्ष की कोई भूमिका तो दिखाई पड़ती नहीं है, इस अवसर को भी उन्होंने गवा बैठा। अब चलिए सत्ता हस्तांतरण को लेकर मैं दिल्ली आ गया हूं, कल मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे भी। तो क्या अब दिल्ली में क्या चल रहा है, कब तक इसको माना जाए? देखिए वो भी हम लोग बात कर चुके हैं, अप्रैल सेकेंड मतलब वीक में कहा जा रहा मिड अप्रैल तक ये हो जाएगा, क्योंकि 12 या 13 तारीख तक ये जो खरमास शुरू हुआ है 6 तारीख से, वो 12 या 13 तारीख तक है, उस बीच नहीं होगा। जी बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि उस बीच नहीं होगा, ये माना जाता है हम लोगों के यहाँ, तो उस बीच नहीं होगा। तो उस समय तक का तो टाइम नीतीश कुमार के पास है। लेकिन तब तक तो बंगाल का चुनाव भी बहुत परवान चढ़ा होगा। हाँ, परवान चढ़ रहा होगा बिहार का। उस समय तो बंगाल का चुनाव एकदम 1 हफ्ते रह जाएंगे, 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज का इलेक्शन है। जी हाँ, तो उस बीच हो सकता है कि चूंकि इसका एक बड़ा नैरेटिव बनेगा, अगर बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो बंगाल के चुनाव में उसका बड़ा नैरेटिव होगा। ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि बड़े राज्यों में, नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में, बड़े राज्यों में एक आध राज्य ही बचे हैं जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है, उसमें एक बिहार है, बंगाल है। तो बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं, और आपको याद करिए प्रधानमंत्री ने बिहार जीतने के बाद क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि गंगा जी बिहार से बह के बंगाल में आती हैं, तो हम बिहार जीते हैं तो हम बंगाल जीतेंगे। और अगर बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री उस बीच बनाती है तो इसको बहुत भुनाया जाएगा बंगाल में कि हमने बिहार कंकर कर लिया, बिहार हमने जीत हासिल कर ली, अब बंगाल की बारी है, बंगाल भी अब हम जीतेंगे। तो एक नैरेटिव इससे बनेगा, इसलिए हमको नहीं लगता है कि उसकी वजह से स्टॉल होगा या उसकी वजह से ये प्रोसेस रुक जाएगा। उसके बीच में हो सकता है कि शपथ दिलाई जाए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को। इसकी पूरी संभावना है कि 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान बंगाल में हो, उसके पहले बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए और उस मुख्यमंत्री को ट्रॉफी की तरह बंगाल में दिखाया जाए और ये बताया जाए बंगाल के लोगों को। हम अभी बंगाल चुनाव पर, चूंकि हम लोग को काम करना होता है, अभी आगे उसी का चुनाव है और सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव वही है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें जो सबसे कमी, जो ड्रॉबैक अभी दिख रहा है, सबसे बड़ा जो चैलेंज बीजेपी के सामने दिख रहा है, वो ये है कि आप अपने समर्थकों को यकीन दिलाइए कि आप जीत रहे हैं। जैसे उनको यकीन हो गया कि बीजेपी जीत रही है, वैसे ही बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। अभी लोग डर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के बाद वहां जितनी बड़ी हिंसा होती है, 335-37 लोगों के मारे जाने की खबर है, सैकड़ों की संख्या में हिंसक घटनाएं हुई हैं 2021 के चुनाव के बाद। तो लोग डर रहे हैं। अगर बीजेपी भरोसा दिलाने में कामयाब हो गई कि हम सरकार बनाएंगे, हमारा सीएम बनेगा, तो लोग एकदम निकल के वोट करेंगे बीजेपी को। ये नैरेटिव बीजेपी बिहार में अपने मुख्यमंत्री के चेहरे से बनवाएगी बंगाल में, इसलिए हमको लगता है कि ये पहले कर देंगे। कल ही अजीत जी, बीजेपी के एक नेताजी मिले, पहले मंत्री भी रहे हैं, वह कूच बिहार से लौटे थे। कूच बिहार की जिम्मेदारी उनके पास है, तो उधर के इलाकों में बीजेपी की जीत पहले से है, कम सीटों पर टीएमसी जीती हुई है। लेकिन जब वह पहली बार पहुंचे इस चुनाव के सिलसिले में, तो उन्होंने देखा कि सड़कों पर सिर्फ टीएमसी का झंडा है, कोई दूसरा झंडा नहीं है। उन्हें सिवान भी याद आ गया कि शहाबुद्दीन के झंडे ही दिखाई पड़ते थे। तो उन्होंने अपने लोगों से पूछा, और लोग उन्हें पहचानते नहीं है, बीजेपी के कैसे कैसे नेता होते हैं, कहां कहां गुप्तचरी करते हैं, समझते ही है। तो लोगों से पूछा, अपने लोगों से, स्थानीय लोगों से, कि जब झंडे सिर्फ लहरा रहे हैं टीएमसी के, ममता दीदी के, तो फिर बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी? तो लोगों ने कहा कि झंडा तो इनका ही लहराएंगे, नहीं लहराएंगे तो पता नहीं फिर क्या क्या हो जाएगा। हाँ, वोट आपको देंगे। तो जो आपने बात कही ना कि यह आपको सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव हम जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारा बन सकता है, सुरक्षा होगी, तभी कुछ, नहीं तो फिर ममता दीदी है। बिल्कुल वही होगा। और आप नॉर्थ बंगाल की बात कर रहे हैं, वहां तो फिर भी अपेक्षाकृत बीजेपी की स्थिति ठीक है। नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें हैं, जिसमें से 35 भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है पिछले चुनाव में। असली संकट तो कलकत्ता और कलकत्ता के दक्षिण होता है भारतीय जनता पार्टी के पास। वहां तो लोग ही नहीं निकलते हैं डर के मारे वोट देने। उस इलाके में भी मेदिनीपुर का इलाका जो है, दोनों शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, अधिकारी परिवार का गढ़ है, वहां भी वो सबसे वोट नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि वहां भी लोग डरते हैं कि चुनाव के बाद पता नहीं क्या होगा। और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, नदिया हो, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर हो, ये सब इलाके तो ऐसे हैं कि जहां बड़ी मुश्किल होती है लोगों को वोट डालने में, बीजेपी के समर्थकों को। तो वो यकीन दिलाना है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, और वो यकीन हमको लगता है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी कि देखो, लग रहा था कि बिहार में भी हमारा सीएम नहीं बनेगा, लेकिन हमने बना लिया, अब अगली बारी बंगाल की है, हम बंगाल में सीएम बनाएंगे। ये बिहार से मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए जो दिल्ली की चर्चा है, वो चर्चा यही है ज्ञानेश्वर जी की मिड अप्रैल,
और वो हम लोग ऐसे भी डिस्कस कर रहे थे कि 9 अप्रैल से राज्यसभा का ये टर्म शुरू होना है, जो अभी खाली होंगी सीटें जिनके लिए अभी चुनाव हुआ है, तो उसके बाद ही शपथ होगी सबकी और उसके बिल्कुल। बाद ही उसका सत्ता हस्तांतरण का काम होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा किस समय कराया जाता है, और उससे भी पहले नीतीश कुमार का अभी अब 10 दिन या 12 दिन जो भी पीरियड होता है, इस पीरियड में नीतीश कुमार को एक पद छोड़ना होगा। तो अच्छा, बिल्कुल, 14 मीटर एक पद छोड़ना होगा, तो वो अगर वो एमएलसी का पद छोड़ना होगा, अभी चूंकि राज्यसभा के लिए तो जा रहे हैं, जब बिहार छोड़ ही रहे हैं तो एमएलसी का पद छोड़ना होगा, उसको एमएलसी के पद से वो इस्तीफा देंगे तो वो एक स्टेप क्लियर हो जाएगा कि एक स्टेप और आगे बढ़े। जैसे एक स्टेप अभी क्लियर हुआ कि राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, सर्टिफिकेट उनको मिल गया, दूसरा स्टेप क्लियर हो जाएगा जब वो एमएलसी का इस्तीफा दे देंगे एमएलसी के पद से, फिर तीसरे स्टेप का इंतजार होगा कि वो मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा देते हैं। और ये जाकर के आपको अप्रैल में, हमको लगता है कि 9-10 अप्रैल के आसपास होगा जब वो दिल्ली शपथ लेंगे राज्यसभा की और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, और उसके तुरंत बाद जो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जेडीयू के अंदर अपना विधायक दल का नेता चुनने की बात होगी। अब तो जेडीयू का भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तो जेडीयू का विधायक दल का नेता कौन होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो रहेंगे नहीं, एमएलसी भी नहीं रहेंगे, तो विधायक दल का नेता किसको चुना जाता है जेडीयू की तरफ। उनके बेटे निशांत भी अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो वो विधानमंडल दल का नेता उनका कौन होता है जेडीयू का, ये भी देखना होगा। बीजेपी में क्लियर है कि बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी है, तो वहां कोई उनको नया नेता नए सिरे से चुनने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि एनडीए की बैठक करके उसमें उनको नेता चुना जाए, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना है, जिसकी ज्यादा संभावना दिख रही है, जो बहुत लॉजिकल भी दिख रहा है कि उनको बनाने की बीजेपी के अंदर एक सोच है। तो चलिए देखिए, बिहार की सियासत को हमने आज फिर से समझाया है आपको, और आपका ज्ञान बढ़ेगा कि राज्यसभा चुनाव में मतों की गिनती कैसे होती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि 37 हमारे थे, 30 उनके थे, फिर भी जीत गए उनके, हार गए हमारे। तो यह समझ में बात आ गई होगी। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।